नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम डीडी बिहार पर न्यू इंडिया। दर्शकों, हमारे जीवन में हमारे स्वास्थ्य का कितना बड़ा महत्व है ये आप सभी जानते हैं। ऐसे में जब भी कोई महिला गर्भवती होती है तो उसके स्वास्थ्य का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है ताकि वो स्वयं भी स्वस्थ रहे और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके। जच्चा और बच्चा की स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर अप्रैल 2021 में महिलाओं और बच्चों के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व मिशन का विकास किया गया, इस योजना को लाया गया। आज हमारे कार्यक्रम में हम इसी विषय पर बातचीत करने वाले हैं। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण मिशन और इस योजना पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीएमसीएच की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रानू सिंह। आइए मिलते हैं इनसे और बातचीत करते हैं। स्वागत है मैम आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार आपको भी और देखने वालों को भी। मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए प्रधानमंत्री स्वस्थ मातृत्व जो मिशन है ये क्या है? देखिए, ये जो प्रधानमंत्री पोषण मिशन है ये नया लॉन्च हुआ है, 2021 में लॉन्च हुआ है। इसमें ऐसा देखना पड़ेगा कि जीरो से मतलब जिस दिन से बच्चा माँ के पेट में आता है उस समय से लेके 6 साल की अवस्था तक उनके पोषण का ख्याल कैसे रखा जाए। साथ ही जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, जो किशोरियां हैं यानी कि जिनको हम एडोलेसेंस कहते हैं, जिनके एडोलेसेंस हेल्थ पे आजकल हम बहुत ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हैं, इन सब के पोषण का ख्याल किया गया है। जैसे आपने बताया प्रधानमंत्री पोषण योजना POSHAN, ये खुद ही अपनी व्याख्या करता है। जैसे प्रधानमंत्री होलिस्टिक न्यूट्रिशनल अप्रोच, यही इस मिशन का मतलब टारगेट है, यही इस मिशन का मिशन है कि कैसे हम बच्चा जो स्टंटेड ग्रोथ है, जिसकी आयु 6 साल से नीचे है, जो किशोरियाँ बहुत ज़्यादा एनीमिया की शिकार होती हैं, गर्भवती महिलाएं, दूध पिलाने वाली महिलाएं, इनके स्वस्थ पोषण का किस तरह ख्याल रखा जाए, कैसे इनको सही समय पर सही पोषण दिया जाए, यही है। और ये 2021 में शुरू की गई है, बहुत अच्छी योजना है। मैम, कोई भी जब योजना आती है तो उसके लिए एक टारगेट सेट किया जाता है, उसके कुछ लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। तो इस योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? ये योजना जो है, जो हमारे 0 to 6 ईयर्स के बच्चे हैं, इनमें देखा गया है कि स्टंटेड ग्रोथ होता है, जो कि अभी हमारा मौजूदा ग्रोथ है वो 35% तक स्टंटेड ग्रोथ है। इसे हम निर्धारित समय में 25% तक लाने का टारगेट कर रहे हैं। यही इस योजना का उद्देश्य है। मैम, जब भी मैं टारगेट की बारे में जब पढ़ रही थी तो मैंने पढ़ा था कि कुछ टारगेट ग्रुप भी आते हैं। तो ये टारगेट ग्रुप क्या है और इनके क्या काम है? देखिए, ये जो टारगेट ग्रुप हैं, इनको हम लोगों ने जैसे अभी बात किया, इसको 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। अब अगर कोई भी आप टारगेट बनाते हैं तो बहुत लंबे समय का नहीं बना सकते हैं, उसके लिए आप टारगेट फिक्स करते हैं और समय भी फिक्स करते हैं। समय सीमा के अंदर आपको टारगेट प्राप्त करना है। तो ये सीमा 3 साल की रखी गई है और इसमें मोस्टली 4 टारगेट ग्रुप रखे गए हैं। एक जो मैंने कहा कि स्टंटेड ग्रोथ जो अभी हमारा है उसको हमको रिड्यूस करना है और प्रिवेंट भी करना है। दूसरा है जो बच्चा 0 to 6 ईयर्स है और उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, जिसके चलते उसमें एनीमिया देखा गया है। एनीमिया जो है अभी हम देख रहे हैं कि बच्चों में 9% एनीमिया होता है। इसका टारगेट रखा गया है कि इसको हमको 3% पर एनम करना है। इसी तरह से एडोलेसेंस में जो बच्चियां हैं, इनमें भी और महिलाएं हैं जो गर्भवती हैं या स्तनपान कर रही हैं, इनमें भी 9% एनीमिया देखा जा रहा है, जिसको कि हम कम करके 3% करना चाहते हैं पर एनम। यही हमारा टारगेट है और इसको हम अचीव करना चाहते हैं समय सीमा के अंतर्गत। प्रधानमंत्री पोषण मिशन जो है
तो इसको जैसा कि क्लियर है कि इसको किसी उद्देश्य से शुरू किया गया होगा, तो क्या कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं इस योजना में? हाँ, इसके उद्देश्य हैं। उद्देश्य जैसे इस चारों ग्रुप को लिया गया है तो इसका थोड़ा उद्देश्य ज़्यादा ही अच्छा है। जिस दिन से महिला गर्भाधान करती है, यानी कि जिस दिन से बच्चा माँ के पेट में आता है, उस दिन से लेके करीब 1000 दिनों तक उसको किस तरह से सुनिश्चित सुपोषण दिया जाए, वो भी इसका एक टारगेट है और एक इसका उद्देश्य है। इसलिए हमने गर्भवती महिला को भी इसमें रखा है। अगर गर्भवती महिला स्वस्थ रहेगी, उसके सुपोषण का ख्याल रखेंगे, तो होने वाला बच्चा जो है वो स्टंटेड ग्रोथ का भी नहीं होगा, लो बर्थ वेट का भी नहीं होगा, उसे मतलब उस सुपोषित बच्चा जन्म लेगा। एक वो हुआ। दूसरा है कि महिला अगर स्तनपान करा रही है, स्तनपान के दौरान अगर उसके खान पान का ख्याल रखा गया है, अगर उसे उचित मात्रा में न्यूट्रिशन दिया जा रहा है, तो उसमें भी वो स्वस्थ बच्चा होगा और बच्चा जो है वो कभी भी कुपोषित नहीं होगा। तीसरा, अगर मान लीजिए बच्चा पैदा ले लिया, माँ ने दूध पिलाना भी बंद कर दिया, अगर उसके न्यूट्रिशन का ख्याल रखा जाए, जो 0 to 6 ईयर्स में हम कह रहे हैं, खास करके जब प्रारंभिक विद्यालय में बच्चा जाता है, उस समय अगर उनके उसके न्यूट्रिशन का ख्याल रखते हैं, तो भी बच्चा सुपोषित होगा और हम इस देश को एक अच्छा सुपोषित समाज दे पाएंगे। मैम, एक बात आती है हमेशा कि पोषण माह सेलिब्रेशन कुछ होता है, तो ये क्या है, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, पोषण माह सेलिब्रेशन जो है वो जैसे अगर ऐसे तो किसी एक पर्टिकुलर डे में हम लोग किसी भी अवेयरनेस प्रोग्राम को करते हैं, लेकिन कभी कभी ये संभव नहीं हो पाता है। मान लीजिए 21 सितंबर को हम कुछ करना चाह रहे हैं, तो सभी लोग उसमें नहीं आ सकते हैं, तो इसको हम लोगों ने माह में परिवर्तित कर दिया है। जैसे इसे हम सितंबर माह में बनाते हैं पोषण माह को, तो पोषण माह अगर हम इस बार जो हम लोगों ने मनाया, इंडिया ने अपना अमृत महोत्सव मनाया, उसी हिसाब से हमने भी पोषण माह मनाया। पोषण माह में 1 से 7 सितंबर तक जो है वो पोषण वाटिका के रूप में बनाया, और 8 से लेके 15 सितंबर तक जो है हमने उसको आयुष और गुड न्यूट्रिशन के लिए रखा, योगा के लिए रखा। उसी तरह से 16 से 25 सितंबर तक हम लोगों ने जो रखा, वो हम लोगों ने आइडेंटिफाई करने के लिए रखा कि हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट या कौन सी जगह ऐसी है जहाँ स्टंटेड ग्रोथ ज़्यादा है, तो हम अपनी आंगनवाड़ी महिलाओं को, एएनएम को और भी जो स्वास्थ्य वर्कर हैं उनको हम न्यूट्रिशनल किट प्रोवाइड करें कि पर्टिकुलरली उस एरिया में वो जाके उसका डिस्ट्रीब्यूशन करें। फिर हम लोगों ने उसको 25 से 30 में भी किया, तो उसमें हम लोगों ने खुद से जाके देखा स्कूलों में कि कहाँ पर स्टंटेड ग्रोथ के बच्चे हैं, तो उनको पर्सनली हमने किट दिया। तो इस तरह से हम पोषण माह मनाते हैं और पोषण माह में अवेयरनेस करते हैं। इसमें सबों की भागीदारी होती है, स्वास्थ्य वर्कर की भागीदारी होती है, महिला की भागीदारी होती है, जो कम्युनिटी के लोग हैं उनकी भागीदारी होती है, सरकार की भागीदारी होती है, सेंट्रल की भागीदारी होती है। प्रधानमंत्री पोषण मिशन के अगर स्तंभों की बात करें तो कौन से स्तंभ हैं इस योजना के? जब भी कोई योजना चलती है तो वो स्तंभ पर तो निर्भर करता ही है। अभी तक आप जान रहे थे कि बाल विकास ICDS जो है ये बहुत बड़ा स्तंभ है इस पोषण योजना का। इसके अलावे IEC मटेरियल जो हम जगह जगह पर पम्पलेट्स लगाते हैं, प्रचार करते हैं, दूरदर्शन है, रेडियो है, ये IEC मटेरियल प्रोवाइड करता है, ये भी इसका स्तंभ है। तीसरा, जो हम जिनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, कम्युनिटी वर्कर को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ANC को कर रहे हैं, आशा वर्कर को कर रहे हैं, आंगनवाड़ी को कर रहे हैं, तो इनका कैपेसिटी बिल्डिंग होना चाहिए। इनको
प्रॉपर शिक्षा दी जानी चाहिए कि किस तरह से वो इस अवेयरनेस प्रोग्राम को फैलाएं। साथ ही ये जो हमारे साथी हैं जो ये कार्य कर रहे हैं, इसके लिए इंसेंटिव होना चाहिए, और जब इंसेंटिव मिलता है तो लोग बहुत खुश होता है और मन से काम करता है। तो ये सारे स्तंभ हैं जिससे कि हम इसको इनका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। मैम, इस योजना से एक और शब्द जुड़ा हुआ है, पोषण पखवाड़ा। तो ये क्या है? पोषण पखवाड़ा का यहाँ मतलब हर जगह के पखवाड़े की तरह नहीं है। इस प्रोग्राम में पोषण पखवाड़ा को इस तरह से लिया गया है कि देखिए, महिला अभी भी समाज के एक वीक अंगों में आती है, छोटे बच्चे अभी भी समाज के वीक अंगों में आते हैं। अगर पुरुष की भागीदारी इसमें बना दी जाए, पुरुष अगर बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे तो ये प्रोग्राम ज़्यादा सफल होगा। इसलिए इसको पोषण माह के रूप में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने के लिए की गई है। लेकिन सिर्फ पुरुष की भागीदारी से मेरा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही भागीदारी हो इनके। जितने भी फैमिली मेंबर हैं, जैसे पति है, उसका जेठ है, या घर के और मेल फैमिली मेंबर हैं, और महिलाएं हैं, बच्चे हैं, और जितनी भी स्वास्थ्य वर्कर हैं, या जो लोकल लीडर्स हैं, नेत्री हैं, ये, या मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर्स हैं, एनजीओज हैं, कार्यकर्ता हैं, ये सभी मिलके जब इस पोषण माह को मनाएंगे तो हमारा ये प्रधानमंत्री पोषण अभियान रहेगा और बहुत सफल होगा। एक तरह से कहें कि ये महिलाओं और बच्चों के लिए एक उत्सव की तरह मनाया जाता है, जिससे वो जागरूक भी हो सकें और जितने ज़्यादा लोग हो सकें इस योजना से जुड़ सकें। एकदम, बिल्कुल। तो कोई भी योजना आती है तो उससे एक ये मिथ जुड़ा हुआ होता है कि सरकारी योजना है तो इसका लाभ जो है वो गरीब महिलाएं उठा सकती हैं, या गरीबी रेखा से जो नीचे बच्चे हैं वो उठा सकते हैं। तो इस योजना से क्या है कि क्या सारी महिलाएं इसका फ़ायदा उठा सकती हैं, या केवल गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं के लिए है ये? नहीं, सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन इसके साथ साथ भी ये स्पष्ट है कि जो हमारे 0 से 6 साल के बच्चे हैं, उन्हीं बच्चों को ये सुविधा मिलेगी जो हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं या सरकारी सहायता से चलने वाले स्कूलों में पढ़ते हैं। उनको ये सहायता मिलेगी। जो महिलाएं हमारे यहाँ हमारे पीएचसी में या डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में यहाँ जहाँ दिखाने आती हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। तो ये सभी महिलाओं के लिए है, इसमें कोई बंदिश नहीं है कि सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे वाली महिलाएं ही इसका लाभ उठा सकती हैं। मैम, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं पहले से भी, और ये कहा जाता है सरकारी योजनाओं के बारे में कि कोई योजना अकेली नहीं होती है, वो सब एक दूसरे को जो है वो सहायक योजना के रूप में काम करती है। तो महिला और बच्चों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं होंगी, तो और कितने सारी योजनाएं हैं, या उन योजनाओं के बारे में बताएं जो पोषण से जुड़े हुए हैं और जिन्हें हमारे दर्शकों को जानना चाहिए। देखिए, योजनाएं तो बहुत हैं और सरकार बहुत काम भी कर रही है, लेकिन सिर्फ योजनाओं से कुछ नहीं होता। जिनको उसका लाभ लेना है उनको भी जागरूक होना पड़ेगा कि आखिर वो किस तरह से इसका लाभ ले पाए। बिल्कुल। जैसे ये पोषण योजना है, तो मैंने कहा है, आपने पिलर पूछा तो उसमें जागरूक करना है सभी को, पूरी कम्युनिटी को, कि किस तरह से लें, तभी पोषण योजना का पूरा लाभ मिल पाएगा। मतलब कि इसको एक आंदोलन की तरह लें जिसमें सबों की भागीदारी हो और इसका लाभ ले सकें। जैसे देश पोषित होगा तो देश रोशन होगा, यही हमारा स्लोगन है अभी। पोषित अगर हमारे बच्चे होंगे, हमारी महिलाएं होंगी, हमारा समाज होगा तो देश रोशन होगा। तो अब आपने और योजनाओं की बात कही। जमाने से देखिए बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, जैसे बच्चों के लिए बाल विकास योजना है। पहले भी स्कूल में मिड डे मील दिया जा रहा था, बिल्कुल। आप जान रही होंगी, बहुत अच्छी तरह से जान रही होंगी। लेकिन पोषण योजना को नीति आयोग ने इस तरह से किया कि बच्चों को सिर्फ भोजन ना दिया जाए, बच्चों को न्यूट्रिशस भोजन दिया जाए, है ना, पौष्टिक आहार दिया जाए, जिसमें कि आयरन हो, कैल्शियम हो, प्रोटीन हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, कार्बोहाइड्रेट हो, जो उनका सर्वांगीण विकास कर सके। कहने का मतलब है कि उसको ऐसा भोजन मिले जिसमें किसी भी न्यूट्रिशस तत्व की
कमी नहीं हो। तो ये तो पहले था और अभी जुड़ा है, ये हमारा है। बच्चों के लिए भी ढेर सारी योजनाएं हैं। अब मैं महिलाओं की बात करूं तो इधर 3 जो योजना प्रधानमंत्री की तरफ से आया है, जिसमें एक एकदम नया है, प्रधानमंत्री वंदन योजना। ये 2023 का है। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी योजना है। इसमें जो महिला पहली बार प्रेग्नेंट होती है उसको सरकार ने 6,000 रुपये का अनुदान दिया है, जो सीधा उसके खाते में जाएगा। और ये अनुदान उसके पौष्टिक आहार के लिए दिया गया है, जिससे कि उसका होने वाला बच्चा और वो दोनों ही स्वस्थ और सुपोषित हों। लेकिन इसके साथ साथ कोई शर्त नहीं है। लाभार्थी अपना जो प्रसव है वो प्राइवेट में या गवर्नमेंट में कहीं भी करा सकती हैं, उससे इनकी राशि पे कोई असर नहीं आने वाला है। ये प्रधानमंत्री वंदन योजना है। एक योजना जो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, जो 2005 से ही चल रहा है, जननी सुरक्षा योजना। मेरे हिसाब से ये हमारे समाज की कड़ी है। इसमें खास करके हमारी गरीब महिलाएं जो घर में प्रसव कराती थीं, जो ऐसे जगहों पर प्रसव कराती थी जहां इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता था, काफ़ी बीमारियां उसी के कारण उनमें लग जाती थी। हाँ, लग जाती थी। कितनों की जान चली जाती थी। बिल्कुल। पोस्टमार्टम हेमरेज जो हमारा बहुत ही जानलेवा एक डिलीवरी के दौरान होने वाला प्रक्रिया है, उसमें चली जाती थी। तो इस योजना के तहत महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही हर लाभार्थी को 6,000 रुपये उनके अकाउंट में सीधा जाता है, और ये भी उनके सुपोषण के लिए जाता है, उनके और उनके बच्चों के लिए। तो ये प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना जो है बहुत अच्छा है, और बहुत सारे जोखिमों को कम किया है, जिसके चलते मातृ मृत्यु दर में इधर हाल फिलहाल में बहुत कमी आई है। अब एक तीसरी योजना है जो अभी हम लोगों ने चला रखा है, मतलब हमारी सरकार ने चला रखा है, हम सिर्फ मदद करते हैं। वो हमने पीएचसी से शुरू किया है। पीएचसी लेवल पर है, सीएचसी लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में है, सब डिविजनल अस्पतालों में है, शहरी स्वास्थ्य केंद्र में है, और टर्शियरी अस्पताल जो हमारे मेडिकल कॉलेज हैं जिसमें मैं काम कर रही हूँ वहाँ भी है। इसके अंतर्गत जो है महिलाओं का गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच किया जाता है। जो आपने सुना होगा कि कम से कम 4 प्रसव पूर्ण जांच जो है किसी भी महिला को कराना चाहिए। तो ये गुणवत्तापूर्ण हो, इसकी व्यवस्था की गई है। इसके दौरान हम तो ये तो देखते ही हैं कि महिलाओं को पोषण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उन्हें एनीमिया तो नहीं है, उनका इम्यूनाइजेशन तो पूरी तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन इसका एक इम्पॉर्टेंट ये है कि हम यहाँ पर चिन्हित कर लेते हैं कि कौन महिला जोखिम भरे प्रसव से गुजरेगी और कौन महिला जो है सामान्य प्रसव से गुजरेगी। जो महिला सामान्य प्रसव से गुजरती है उसके कार्ड में हम लोग ग्रीन कलर का, हरे रंग का स्टिकर लगा देते हैं, मतलब कि ये इस महिला को मोटा मोटी सामान्य प्रसव होने की उम्मीद है। और जिसमें हमने रेड ये लगा दिया, फ्लैग लगा दिया, इसका मतलब इस महिला को चिन्हित किया गया है कि इनका होने वाला प्रसव जो है जोखिम भरा हो सकता है। उस जोखिम पूर्ण में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे एनीमिया है, जैसे ब्लड प्रेशर है, अभी चमकी आप सुनते होंगे, उसी हाइपरटेंशन के बाद होता है। या मान लीजिए कि किसी को पहले से सिजेरियन 2 या 3 सिजेरियन हुआ है, या बार बार जिनका बच्चा जो है माल प्रेजेंटेशन के दौरान ये होता है, प्रसव होता है, या अगर मान लीजिए बच्चे का वेट बहुत कम है, लो बर्थ वेट है, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने इसमें जोखिमपूर्ण प्रसव में रखा है, और चिन्हित करके हम उन्हें ऐसे अस्पतालों में भेजते हैं जहां इसकी व्यवस्था है, इनका मैनेजमेंट हो सकता है,
जिससे हम मातृ और शिशु दर को, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को और कम कर सकें और हमारा देश और अच्छा हो पाए। मैम, तमाम योजनाओं के बावजूद, और मैं देखती हूँ कि इलाज का वो लोग पूरा ध्यान रखते हैं, महिलाएं जो गर्भवती महिलाएं होती हैं वो इलाज का पूरा ध्यान रखती हैं, स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ती हैं, सारी योजनाओं का फ़ायदा भी लेती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पोषण में उनकी लापरवाही हो जाती है। तो इसके लिए गर्भवती महिलाओं को, और ये सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र की बात नहीं है, शहरी क्षेत्र में भी महिलाएं गर्भावस्था के दौरान अपने पोषण को पूरा ध्यान नहीं दे पाती पोषण का। तो क्या कुछ ध्यान उनको रखना चाहिए अपने पोषण का, उसके बारे में हमारे महिलाओं को बताएं। देखिए, जैसे मैंने अभी कहा कि 3 तिमाही में प्रसव को बांट दिया गया है, प्रथम तिमाही, द्वितीय तिमाही और तृतीय तिमाही। प्रथम तिमाही में महिला का मोस्टली महिलाओं में उल्टी की शिकायत होती है, मन अच्छा नहीं लगता है, खाने का मन नहीं करता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है, मतलब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। लेकिन दूसरी तिमाही से ही हम उनके पोषण का बहुत ख्याल रखना चाहेंगे। और सबसे ज़्यादा तो मेरा कहना है महिला को सजग होना होगा। तो महिला कैसे सजग होगी? महिला तो बहुत पढ़ी लिखी कोई नहीं होती है, तो उसके लिए हमें जगह जगह पर अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहिए। हम दूरदर्शन से करें, रेडियो से करें, नुक्कड़ सभाओं से करें कि क्या क्या खाना उनको खाना जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा उनके लिए आवश्यक है, प्रोटीन कितना खाना है, कितना कैल्शियम उनके लिए जरूरी है, कितना आयरन जरूरी है। अभी सरकार ने तो कर दिया है कि ठीक है, कम से कम 90 दिनों तक तुम आयरन की गोली खाओ, कैल्शियम और मुझे लगता है किशोरियों को भी आयरन देने की परंपरा चल रही है गाँव में भी। हाँ, वो तो अभी आपने जो ये प्रधानमंत्री पोषण योजना कहा, उसमें मैंने बताया है कि जो एडोलेसेंट गर्ल होती हैं, जो बालिकाएं होती हैं, उनमें एनीमिया बहुत ज़्यादा है। जैसे 9% है, उसको हमको 3% लाना है, तो उसके तहत आयरन की गोली की भी व्यवस्था की गई है। और एल्बेंडाजोल यानी कि कृमि जिसको कहते हैं, जिसके चलते मोस्टली एनीमिया होता है बच्चों में, तो उसके लिए भी मुहिम चलाया गया है, उसके लिए भी ढेर सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं, जिससे किशोरियों में भी कम हो एनीमिया, तभी वो स्वस्थ माँ बनेंगी आगे चल के। और महिलाओं की हम बात कर रहे थे कि महिलाओं को कौन से बात का ध्यान रखना चाहिए। महिला आमतौर पे क्या होता है कि महिलाएं बहुत जगह पे घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, तो मुझे लगता है कि पुरुषों का उसमें ज़्यादा सहयोग होना चाहिए, और हमें महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों को जागरूक करने की आवश्यकता है कि वो भी जागरूक हों, ताकि अपने घर तक वो जागरूकता लाएं और गर्भवती महिलाओं का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखा जा सके। देखिए, पुरुष जो होते हैं वो समाज में महिला से ज़्यादा, मोस्टली मतलब महिला से ज़्यादा घूमते हैं, उनको ज़्यादा दुनिया का पता होता है, खाने के बारे में भी जानकारी उनकी अधिक होती है, तो वो तो सबसे पहले अपनी वाइफ को या अपनी पत्नी को ये बता सकते हैं कि अभी उनको क्या क्या खाना ज़रूरी है, या कि जैसे दूध पीना है तो पीना है, अंडा खाना है तो खाना है। तो पुरुषों की भागीदारी तो बहुत ही आवश्यक है। अगर पुरुष भागीदार नहीं बनेंगे तो हम कोई भी प्रोग्राम को सफल नहीं कर पाएंगे। आपने सुना होगा, महिला और पुरुष दोनों ही एक पहिए की धुरी है, एक का चलना बहुत मुश्किल है अगर दूसरा ना हो, तो दोनों पहिए का सशक्त होना जरूरी है। और अब कुछ हद तक हो भी रहा है। अब महिलाओं में पढ़ाई लिखाई का माहौल जगह है, पहले से बहुत ज़्यादा महिलाएं शिक्षित होने लगी हैं, इसलिए अब थोड़ा सा तो बदला है पहले से। और एक चीज़ और भी, सरकार का भी मैं काफ़ी अच्छा सहयोग देख रही हूँ कि गांव में जो है, जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो आंगनबाड़ी दीदी जो होती है या आशा दीदी होती है, एनएम होती है, तो वो भी घर घर जाके जागरूक करती हैं, महिलाओं का पूरा सूची बनाती हैं, उनको क्या कुछ न्यूट्रिशन चाहिए तो मेडिसिन वगैरह देती हैं, पोषक तत्व वगैरह देती हैं। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा बदलाव हो रहा है गांव वगैरह में भी महिलाओं को लेकर। ये तो सरकार का बहुत दिनों से चल रहा जागरूकता सप्ताह है, जिसमें एएनएम दीदी हुई, आशा हुई, आशा को भी बहुत सारा इंसेंटिव बढ़ाया गया है। और फिर हमारी आंगनवाड़ी महिलाएं हैं जो बीच बीच में नुक्कड़ सभाएं करती हैं, सास बहू सम्मेलन करती हैं। और इसके अलावा सास बहू सम्मेलन में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि प्रेग्नेंट हुई तो क्या खाना है। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी हो गई, बच्चा का डिलीवरी हो गया, तो उसके बाद उनको क्या कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना है, जिससे 2 बच्चों के बीच में स्पेसिंग रहे, जल्दी जल्दी बच्चा नहीं हो। ये सारी हमारी आंगनबाड़ी
की जो सेविकाएं हैं वो कर रही हैं और जागरूक करने का कोशिश तो कर ही रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आज आप हमारे स्टूडियो में आई, हमारी घर की जो गांव देहात की जो महिलाएं देख रही हैं, शहरी क्षेत्र की जो महिलाएं देख रही हैं, मुझे पूरी आशा है कि आज उनको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा, बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि ये योजना किस प्रकार एक मुहिम की तरह काम कर रही है, लेकिन ये सारी योजनाएं तभी कारगर सिद्ध होंगी जब आप स्वयं जागरूक हों और सरकार की तमाम योजनाओं की जानकारी रखें। ये सारी योजनाएं आपके लिए लाई जाती हैं, आपकी सुविधा के लिए लाई जाती हैं, इसलिए सरकार की तमाम योजनाओं से जुड़ें और उनका फ़ायदा उठाएं। तब तक के लिए हमारे कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नई योजना के साथ और ढेर सारी बातचीत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।